हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग साइकोलॉजी के एक नए चैप्टर को लेके आ रहे हैं जिसका नाम है अभिप्रेरणा व सीखना। जो अभिप्रेरणा के द्वारा किस किस तरह से सीखा जाता है, ये आपके C-TET स्पेशल की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है कि जो आपको इम्पोर्टेंट ना हो। मैं एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलूँगा और जो जैसे जैसे C-TET का आपका पेपर आएगा आपको लगेगा कि C-TET हलवा है, कितना आसान मैंने बना दिया कि आप 30 में 30 नंबर उसको लेके आएंगे। कितना भी कोशिश करेंगे कि मैं 25 ही नंबर लेके आऊँ, लेकिन अगर आप हमारी क्लास से जुड़े हैं और बेहतर ढंग से जुड़े हैं तो 25 प्लस से ऊपर यानी 30 में 30 आने की मैं उम्मीद रखता हूं। मैं ये क्यों कहूं कि 29 नंबर आएगा, आप 30 में 30 लेके आएंगे। हमारी क्लास से बस जुड़े रहिए, समय से जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को निरंतर देखते रहिए। और सबसे बड़ी बात, अभी तक जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और कम से कम एक विद्यार्थी 5 को जोड़ेगा तो पता नहीं कितने होंगे। तो मेरे तो सब्सक्राइबर आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के इस वीडियो का लाभ उनको मिल सके, जितने लोगों को जोड़ सके। अब हम बात करते हैं आज के जो हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा व सीखना। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आज का टॉपिक क्या है, अभिप्रेरणा व सीखना। इसके माध्यम से हम बताएंगे कि अभिप्रेरणा के द्वारा सीखने की गति क्या होती है, वो किस किस तरह से कार्य करती है, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने किस किस तरह से उस पर एक दो विचार रखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा क्या होती है भाई? सब एक एक अभी सीखने को भी हम बात करेंगे, पहले हम अभिप्रेरणा की बात कर लेते हैं। अभिप्रेरणा होती क्या है, जल्दी कमेंट के माध्यम से बताइए। आप किसी भी कार्य को करने की दर में वृद्धि कर देते हैं, किसी भी कार्य को करने में वृद्धि कर देते हैं, किसी भी सीखने की प्रक्रिया में आप वृद्धि कर देते हैं, वही अभिप्रेरणा होती है। किसी भी निष्क्रिय कार्य को आप सक्रिय बना सकते हैं, अभिप्रेरणा होती है। आप किसी भी वक्त किसी भी कार्यों को एक अपने मोटिवेशन के द्वारा, एक कार्यों के द्वारा आप उनको प्रभावित करते हैं, वो आपकी अभिप्रेरणा है। तमाम देखते होंगे कि मोटिवेशनल वीडियो आपको दिखते होंगे, बहुत सारे हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं कि मोटिवेशनल वीडियो, वो हैं क्या? वही तो अभिप्रेरणा है। आपको अभिप्रेरित करते हैं, ठुकरा के मेरा ये इंतकाम देखोगे। तो ये सारी क्या है? मोटिवेशन है कि आप इस तरह के मोटिवेशन से जुड़ें, आप भी इस तरह से करें, आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है। जो उस तरह के लोग रहते हैं उस वीडियो को देखते हैं तो कुछ पल के लिए तो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं कि मैं भी काश ऐसा कर सकता, तो वो उसे करने की कोशिश भी करते हैं। तो मोटिवेशन एक ऐसी सरल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से रंक को राजा बना दिया जा सकता है। एक मोटिवेशन के द्वारा उसको कहते हैं ना, नहीं पढ़ने में ठीक है, उसको इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि तुम पढ़ोगे, करोगे, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। बार बार उसको इस तरह से मोटिवेट किया जाएगा कि तुम जो कार्य कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम एक दिन ये कार्य जो मुकाम लक्ष्य बनाए हो वो प्राप्त करोगे। वो बच्चा क्या होता है, उस तरह से अभिप्रेरित होता है, अपने लक्ष्य के प्रति अभिप्रेरित होता है और लक्ष्य के बढ़ने के लिए प्रयास करता है। वो किसके द्वारा? जो हमारी हेडिंग दिख रही है अभिप्रेरणा, वो सीखने के माध्यम से अभिप्रेरित होता है। और जब अपने लक्ष्य के प्रति अभिप्रेरित होगा तो वो सीखना जल्दी सीखेगा। जब उसका लक्ष्य दिखाई देगा कि हमको आईएएस बनना है, आईएएस उसने लक्ष्य बना लिया, तो आईएएस बनने के लिए हमें किस किस फॉर्म से गुजरना होता है वो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेगा कि प्री होगा, मेंस होगा, वाइवा होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। तो उस चीज़ को वो प्राप्त करने के लिए वो सीखेगा कि क्या मुझे करना है, प्री में क्या सीखना है, मेंस में क्या सीखना है। वो अभिप्रेरित होकर उस कार्य को सीखेगा और बाद में वो आईएएस बनेगा। तो उसके लिए पहले उस चीज़ को मोटिवेट करना पड़ेगा कि भाई आईएएस बनना है तो किस किस तरीके से। पहले ही हार मान लें, बहुत कठिन पेपर है, हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो क्या कभी वो बन पाएगा? किसी कोई पढ़ने वाला उसको बार बार कहे तो उससे नहीं हो पाएगा, तुम कर ही नहीं पाओगे, वह तो कुछ ही नहीं करे, तो वो क्या होगा? हतोत्साहित होगा। लेकिन अगर वो कुछ नहीं जानता और उसको रोज अभिप्रेरित करे कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तो वो बिल्कुल वो काम कर ले जाएगा। तो वही अभिप्रेरणा है। अब कहा जाता है अभिप्रेरणा को 2 भागों में बांटा जाता है। अभिप्रेरणा को 2 भागों में, कौन सा? पहला है आंतरिक, दूसरा है बाह्य।
पहला है आंतरिक, दूसरा है बाह्य। आंतरिक क्या होता है? अभिप्रेरणा को दो रूपों में, अगर प्रश्न आपसे यही पूछ देगा एग्जाम में कि अभिप्रेरणा के कितने रूप होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है, तो आप यहीं से आप बता सकते हैं कि अभिप्रेरणा को दो रूपों में। अगर वो पूछ दे कि दोनों का नाम क्या है, ए बी करके कहीं इसमें मिला दे, कहीं कुछ और लिख दे, तो आपको याद रहेगा कि आंतरिक और बाह्य। अब प्रश्न पूछेगा कि आंतरिक के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, अभिप्रेरणा के आंतरिक के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो आप कहेंगे आत्मरक्षा, भूख, प्यास, मोक्ष आदि चीजें आंतरिक के रूपों में आती हैं। ठीक, आंतरिक के अंतर्गत आत्मरक्षा, भाई हम सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं कि भाई हमको कोई मार रहा है तो हम कैसे उससे बचाव करें, कोई हमको कानूनी प्रक्रिया से कोई चीज़ें दबा रहा है तो हम उससे कैसे अपना बचाव करें, कोई तार्किक रूपों से हमको मार रहा है, मारने का मतलब ये नहीं कि बस लाठी डंडा वगैरह से ही मारे जाते, तार्किक रूपों से हमको परेशान कर रहा है तो उससे हमको कैसे बचा जाए, तो ये आत्मरक्षा है। आप आंतरिक रूप से सोचते हैं, उसको बताते नहीं, और जब वक्त आता है कहते हैं ना, जब वक्त आएगा तो हम बता देंगे तुम्हें, अभी फिलहाल हम नहीं कुछ कहेंगे तुम्हारे बारे में, लेकिन जब समय आएगा तुम्हें करके भी दिखा देंगे। तो वो किस प्रकार का अभिप्रेरणा है? आत्मरक्षा के अंतर्गत आता है कि समय आने के अंतर्गत जब हमारी ज़रूरत होगी तभी हम उसका अपना डिफेंस मैकेनिज्म यानी आत्मरक्षा जो होता है सेल्फ डिफेंस, उसके अंतर्गत हम प्रयोग करेंगे। भूख, भाई भूख आंतरिक चीज़ें हैं, जन्मजात पाई जाती हैं भाई, आंतरिक चीज़ें नहीं हैं। जब हमको बहुत तेज कुछ भूख लगती है तो हम कुछ पल के लिए बेचैन हो जाते हैं, हमारे लिए कुछ बहुत अच्छी चीज़ें, कहीं कोई हमको बहुत तेज भूख लगी है, अब कोई कहे कि चलो आगरा का ताजमहल दिखा दूं, तो आप आगरा का ताजमहल देखना पसंद करेंगे कि कोई दूसरा वाला व्यक्ति कहे यार ये भोजन है, ये भोजन कर लो, तो आप किसको चुनेंगे? बहुत तेज भूख लगी हो, हद से ज़्यादा भूख लगी हो और दो ऑप्शन आपके सामने पड़े हो, एक कहे कि आगरा का ताजमहल दिखा रहा हूँ, दूसरा कहे कि चलो भाई भोजन कर लेते हैं पहले, तो किसको चुनेंगे? भूख को चुनेंगे। तो किसके अंतर्गत है हमारे? ये आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत। पहले हमारी भूख शांत होगी, जब हम पूरी तरह फिट रहेंगे तब जाके हमको ताजमहल भी अच्छा लगेगा। अगर हमको भूख ही लगी रहेगी यानी हमारी तबीयत वगैरह खराब रहेगी तो दुनिया का सबसे अच्छी चीज़ रहे, क्या मतलब, हम कोई मतलब हमारे लिए नहीं। जो हमारे प्रथम लक्ष्य है हम उसको प्राप्त कर जाए। प्यास, भाई ठीक उसी तरह प्यास भी है भूख की तरह, हमारे लिए सर्वप्रथम प्यास लगती है तो प्यास ही पहले बुझाएंगे, उसके बाद ही कोई अन्य काम करेंगे। मोक्ष, भाई दुनिया से सांसारिक कारणों से मुक्ति पाने के लिए सोचते हैं, अंतर रूप में कैसे मुक्ति पाई जाए, इस जीवन चक्र से कैसे मुक्ति पाई जाए, तो वो मोक्ष के अंतर्गत आएगा। तो वो किसके अंतर्गत आएगा? अभिप्रेरणा के। मोक्ष में ये क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा कार्य करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे व्यवहार करेंगे तो हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये आंतरिक। अब बाह्य की बात करते हैं। बाह्य क्या होता है? तो ये कहता है आत्म सम्मान, ठीक, जज, नौकरी वाले जज, उसके पास है IAS, नेता, समाज, उच्च पद समाज में। मतलब ये कि बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत ये सारी चीजें आएंगी। सबसे पहले हम क्या चाहेंगे भाई? हमको सम्मान मिले। किस प्रकार का? दिल से सम्मान मिले। हम जहाँ जाएं वहाँ लोग कहें कि ये बहुत अच्छा है, ये काम इसका बड़ा अच्छा लगता है हमको, इसका व्यवहार बड़ा अच्छा लगता है, ये बहुत व्यवहार कुशल व्यक्ति है। आदमी सबसे पहले देखता क्या है? आपके अंदर के गुणों को पहचानेगा कैसे? जैसा आप व्यवहार करेंगे उसी के हिसाब से वो आकलन करेगा। तो आप अगर व्यवहार अच्छा करते हैं और फिर कभी वहाँ जाते हैं तो वो आपके व्यवहार को एक बार देखा रहता है, जाना रहता है, तो वो कहता है कि ये लड़का बड़ा अच्छा है, बहुत गुड है, क्योंकि मैंने उसको देखा है। तो वो सुन के क्या होता है? आत्मसम्मान मिलता है कि भाई बहुत अच्छा, हमको लोग अच्छा कह रहे हैं, हम उस तरह से कार्य करते हैं कि कोई हमको बुरा नहीं करता है। बहुत सारे लोग हैं कि मुँह पे तो बड़े अच्छे अच्छे दिखते हैं, लेकिन होते क्या हैं? दिल से अच्छे नहीं होते हैं। तो हाथी के दांत की वाली बात हो गई, दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ और।
तो वहाँ भी एक आत्मसम्मान की ही बात होगी कि हम कहाँ किस तरह से व्यवहार करते हैं, अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार और बुरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार। तो वहाँ भी इस तरह की नीति लागू हो सकती है। जज साहब भाई, किसी भी समाज में आप शीर्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं तो जज साहब आप न्याय करते हैं, ये भी पद पाना चाहेंगे, वो किसके अंतर्गत आएगा? बाह्य के, क्योंकि हम जज रहेंगे तो दुनिया को पता होगा ना कि हम जज हैं। कोई भी हमसे मुलाकात करेगा तो हमारे नाम को नहीं पूछेगा, सबसे पहले यही कहेगा ये जज साहब हैं। तब दूसरी बात आएगी कि इनका नाम क्या है, ये नहीं कहेगा पहले नाम ये है और ये जज साहब, ना ना ना, पहले पोस्ट आएगी उसके बाद उनका नाम आएगा। तब भी आप चाहेंगे ये किसके अंतर्गत है? IAS है, ये डीएम साहब हैं, इस जिले के डीएम साहब है, इस यहाँ सचिवालय में सचिव हैं। ये क्या है? पद है, पद के बाद ही आपका नाम आएगा। यहाँ जो भी बाह्य है वो चीज़ें एक ग्रुप में आपको दिखाई देंगी। जज साहब का अलग लॉबी है, जज IAS साहब का अलग लॉबी है, तो ये लॉबी के रूप में जाने जाते हैं, ये पद के नाम से जाने जाते हैं। नाम इनका बहुत छोटा हो जाता है लेकिन इनका पद बहुत बड़ा होता है, ये पद के नाम से ही जाने जाते हैं। नेता भाई, नेता भी बहुत सारे नेता अच्छा होते हैं, बहुत नेता घटिया भी होते हैं। तो ये अपने कर्मों के द्वारा नेता अच्छे बनते हैं। आप ही लोग कहते हैं ना ये लीडर बहुत अच्छा है, निर्दल लड़ जाए तो भी जीत जाएगा, ये कार्य बहुत अच्छा करता है, ये नेता बहुत अच्छा है, हमारे लिए कुछ न कुछ करेगा। तो आप अपने हिसाब से नेता चुनते हैं और उसके हिसाब से जाके वोट करते हैं और अपने नेता को जिसको भी चुने होते हैं वो मत बनाते हैं। उच्च पद समाज सेवा में, उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं कि जो भी समाज में उच्च पद है, जैसे ये सारे पद जो दिखाई दे रहे हैं वो जितने भी उच्च पद हैं समाज में, हमको उसकी चाह रहती है। वो किसके अंतर्गत आएगा? बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। अब बात करते हैं कि एक परिभाषा है अभिप्रेरणा की, कि अभिप्रेरणा की एक परिभाषा है, मैं उसकी बात कर ले रहा हूँ कि वो परिभाषा को अब एग्जाम में वो परिभाषा पूछी गई है, वो किसने कहा है। ये परिभाषा मैं लिख दे रहा हूँ, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। ये कोटेशन किसके द्वारा कही गई है? ये अब एग्जाम में ना पूछा गया हो तो बताइए। ये कोटेशन एग्जाम में पूछा गया है और ये किसने दिया है, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, ये पूछा गया है। यही है कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, मैं 4 ऑप्शन नहीं डायरेक्ट आपसे पूछ रहा हूँ, आप कमेंट के माध्यम से हमको उत्तर दीजिए कि कौन ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो कहा है अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग। भाई नेशनल हाईवे है वो, ठीक, सीखने का जो लर्निंग का प्रोसेस है वो सीखने का राजमार्ग है। क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हैं, मैं टॉपिक कौन सा सिलेक्शन किया, अभिप्रेरणा व सीखना, तो मैं इसी बात को लेके कह रहा हूं कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो BF स्कीनर महोदय ने इस कोटेशन को दिया है। BF स्कीनर महोदय ने ये कहा कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और क्या कहा है? और अभिप्रेरणा के बाद में क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया और परिणाम को दोनों सतत रूप से चलाता है। अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा है सीखने की प्रक्रिया को, जो परिणाम आता है उसको सतत रूप से चलाता है। अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में परिणाम को सतत रूप से चलाता है। अगर हमारे सीखने की इच्छा है, अगर सीखने की इच्छा और उसके लिए हमको कोई पुनर्बलित कर रहा है, उसके लिए कह रहा है कि आप कर सकते हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे भी बहुत अच्छा करोगे, तो क्या करेगा? आप इससे प्रभावित होते हैं। अभिप्रेरणा कह रहा है ना, सीखने की प्रक्रिया में परिणाम जो प्राप्त होता है, जब हम उसका परिणाम आता है वो लगातार कि चलो आज हम 1 नंबर से फेल हुए हैं, ठीक, जब 1 नंबर से फेल हुए हैं
तो चलो भाई अगली बार फिर देते हैं, फिर कोशिश। कोई कहता है कि नहीं 1 नंबर से फेल होने से कोई बात नहीं, अगली बार एग्जाम देंगे तो अब सिर्फ बहुत अच्छा नंबर लेके आएंगे, अब कि फेल वाले समस्या खत्म 1 नंबर के। और ये 1 नंबर वाले जो है ना, ये बहुत बहुत झूठे हैं सब, 1 नंबर से वो फेल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया कहता है कि जो परिणाम आता है, हम 1 नंबर से नहीं फेल होंगे, अब इतना नंबर लेके आएंगे कि मार्कशीट और रोल नंबर हम कहीं भी कोई मांगे उसको देने में हम एक बार हिचकेंगे नहीं, झूठे कहेंगे कि 1 नंबर से फेल हो जाए। तो ये उसके अंतर्गत आता है कि जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं, जो उसका परिणाम आ रहा है, जो भी सीखने के दौरान उसके बाद हमारा परिणाम आ रहा है, वो सतत रूप से चलता रहता है। भाई एक बार कोई एग्जाम में देने के बाद फेल हो गया तो क्या एग्जाम देना छोड़ देगा? नहीं ना, हम फिर उठेंगे, फिर पुनर्बलित होंगे और सीखने के प्रक्रिया के बाद जो परिणाम आएगा उसको देखते हुए कि हम कितने नंबर गेन कर रहे हैं, कितने नंबर कम गेन कर रहे हैं, उसके हिसाब से कि भाई अच्छा मेरे मार्क 4 नंबर कम हो जा रहे हैं, 10 नंबर कम हो जा रहे हैं, 1 नंबर कम हो जा रहे हैं, उसके हिसाब से और पढ़ेंगे और बढ़िया से तैयार होंगे। ठीक, तो अभिप्रेरित जो होगा विद्यार्थी उसके अभिप्रेरणा से सीखने वाले की गति तेज होगी। जो बालक चाहे विद्यार्थी, जो भी बालक चाहे विद्यार्थी अभिप्रेरित होगा, जो भी बालक या विद्यार्थी अभिप्रेरित होगा, उसके सीखने की गति क्या होगी? बहुत तेज होगी। वो कुछ भी चीज़ सीखेगा, कुछ भी चीज़ सीखेगा वो बहुत तेज़ी के साथ सीखना सीखे। जब वो किसी चीज़ से अभिप्रेरित होगा, किसी चीज़ को, किसी बेचारे का दिल टूटा हुआ है और कहते हैं कि ये काम करो तुम बहुत अच्छे पद पे जाओगे, उस वक्त बहुत अच्छे पद पे जाता है। कहा जाता है ना कि यूपी, बिहार और यूपी में कि दिल का टूटा हुआ जो आदमी होता है वो डायरेक्ट IAS बनता है, और प्रदेशों में तो इस तरह से नहीं, वो अपने एक लक्ष्य को प्राप्त करता है। लेकिन बिहार में अगर कोई दिल टूटा, उसने अगर कहीं दिल से ले लिया तो वो UPSC टॉप करता है, उसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है। तो वो इसी के अंतर्गत आता है कि अभिप्रेरणा से सीखने वाले की गति क्या होगी? तेज होगी। कि भाई चलो अब तो करके ही दिखाएंगे, अब जो भी होगा हम करके दिखा देंगे। अभिप्रेरणा जो हमको मिल रही है, अभिप्रेरणा क्या? जिस चीज़ से उसको दुख हुआ रहता है, जिस चीज़ से उसको तकलीफ हुई रहती है, वही उसके लिए अभिप्रेरणा हो जाती है, और वही उसकी अभिप्रेरणा उसके सीखने की गति को बहुत तेज कर देती थी। अगर वो लाइफ में उसको दुख ना मिला होता तो शायद उसके सीखने की गति तेज नहीं होती। लेकिन अगर उस चीज़ से उसको दुख मिला है, चाहे उसने लक्ष्य बनाया है, तो उसको सीखने की गति क्या होगी? बहुत तेज होगी, बहुत तेज होगी। इससे ज़्यादा तेज होगी कि वो अपेक्षाकृत, कहा जाता है कि अभिप्रेरणा से सीखने की गति अपेक्षाकृत अस्थाई होती है। मतलब अभिप्रेरणा के द्वारा जो भी चीज़ सीखी जाएगी, हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, जिसके बारे में अपेक्षा नहीं कर सकते थे, वो हम उससे बढ़िया परिणाम ला के देंगे, उससे बेहतर परिणाम ला के देंगे। और जो वो भी परिणाम आएगा वो अस्थाई होगा। हमारे लिए जो भी परिणाम आएगा वो अस्थाई होगा। अगर हमको उस तरह कहा जाता ना, हमको गाइड बड़ा अच्छा मिला तो हम कहीं से कहीं चले जाएंगे, हमको गुरु अच्छा मिला तो हम कहीं से कहीं पहुँच जाएंगे। मतलब जो भी कार्य होगा, अगर कोई सहभागी बहुत अच्छा मिला तो बहुत अच्छे कार्य करेंगे। शादी विवाह होता है, हो गया, पत्नी अगर अच्छी मिल गई तो घर में सुख, शांति, समृद्धि, लक्ष्मी सब कुछ आएगा। और वहीं पत्नी कहीं डिस्टर्ब मिल गई तो घर में से जो सुख, शांति, समृद्धि और लक्ष्मी है ना, वो कोसों दूर नजर आएंगी। और दरवाजा के बाहरवा तो शेर ही होंगे, दरवाजा के अंदरवा कहीं ना कहीं पैरों पे गिरे नजर आएंगे। तो वो सुख, समृद्धि सब पाने के लिए यहाँ पे सीखने की गति अपेक्षाकृत अस्थाई बनानी पड़ेगी हमको। कि जो हम मोटिवेशन है, अच्छा मोटिवेशन देंगे, बहुत आगे जाएंगे। अगर मोटिवेशन हमारा डिस्टर्ब किया, हमको बार बार वो टॉर्चर कर रहा है, बार बार हमारे मोटिवेशन लेवल को गिरा रहा है, तो हमारे सीखने की गति क्या होगी?
अपेक्षाकृत बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा मोटिवेशन लेवल बहुत तेज होगा, बहुत अच्छा होगा, तो सीखने की गति क्या होगी, बहुत तेज होगी। इसी मामले को लेकर वुडवर्थ ने एक समीकरण दिया। वुडवर्थ ने एक समीकरण दिया जिसको निष्पत्ति योग्यता, निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा। ये देखिए, ये वुडवर्थ द्वारा एक समीकरण दिया गया है। समीकरण में वुडवर्थ कहते हैं कि हमारा निष्पत्ति मतलब परफॉर्मेंस, निष्पत्ति मतलब परफॉर्मेंस, कि जो हमारे सीखने की गति होगी, हमारे क्षमता होगी, उसका परफॉर्मेंस होगा, अगर बहुत बेहतर होता है तो किस कारण से होता है, उसके लिए सबसे पहले हमको योग्यता उस तरह की होनी चाहिए, और योग्यता के साथ हमको अभिप्रेरणा बहुत अच्छे से मिलनी चाहिए। अगर हमारा परफॉर्मेंस जो चाहते हैं कि बहुत अच्छे से अच्छा हो, वुडवर्थ होते हैं, इसीलिए कहे हैं, देखिए समीकरण के माध्यम से जानिएगा। वुडवर्थ कहते हैं कि अगर हमारे सीखने की जो क्षमता होती है वो बहुत बेहतर से बेहतर हो, तो आप उसके लिए किस तरह की चीज़ें हमारे में होनी चाहिए, सबसे पहले योग्यता, उस लेवल की एबिलिटी। ये नहीं कि एकदम मूर्ख को हम सिखाएं, जड़ बालक को सिखाएं, तब तो हम जिंदगी बीती जाएगी, हम उसको सिखाने में बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन अगर उस तरह की बालक एबिलिटी रखता है, क्षमता रखता है, योग्यता रखता है, और उसके साथ अगर मोटिवेशन जुड़ जाए, तो आप कुछ भी कर ले जाएंगे। मैं बार बार एक ही उदाहरण देता हूं कि हनुमान जी जो लंका गए थे ना, उनको किस प्रकार का मोटिवेशन मिला। वो क्षमता रखते थे कि भाई ये कूद के चले जाएंगे एक ही छलांग में, और उनके लिए क्या किया गया, उनका परफॉर्मेंस सभी लोग जानते थे। हनुमान जी का परफॉर्मेंस सभी लोग जानते थे कि कितने ताकतवर हैं, कब क्या क्या कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ ये योग्यता थी कि एक ही छलांग में वो लंका पहुंच जाएंगे। उसके साथ अभिप्रेरणा का कार्य, लोगों ने उनको मोटिवेट किया कि आपके लिए समुद्र कुछ नहीं है, आपने तो एक बार सूर्य को फल समझ के निगल लिया था, तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो उनको इस तरह से मोटिवेट किया गया, तब जाके हनुमान जी लंका चले जाते हैं। तो ये ठीक उस तरह से समझ में आता है। अब बात करते हैं हम इसके कुछ पॉइंटों की, कि जो सीखने में, सीखना क्या होता है भाई, सीखना क्या होता है। सीखने की बात करते हैं, जो हमारे व्यवहारों में परिवर्तन करता है वही सीखना होता है। ये कॉमन भाषा में हो गया। लेकिन प्रशिक्षण, अनुभव, योग्यता, भावों के द्वारा जो चीज़ें हम अस्थायी रूप से सीखते हैं वो सीखना होता है। प्रशिक्षण, अनुभव, ठीक ना, उसमें जिस शब्द के अंतर्गत प्रशिक्षण और अनुभव आ जाता है वो मनोवैज्ञानिक शैली में हम उसको कहते हैं सीखना। आम भाषा में, कॉमन भाषा में ये कहते हैं, व्यवहार में परिवर्तन को ही सीखना कहते हैं। ये तो बात सही है, लेकिन हम व्यवहार में परिवर्तन को सीखना मनोविज्ञान की भाषा में प्रशिक्षण व अनुभव के माध्यम से करते हैं, तो उसको सीखना कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सीखना और अभिप्रेरणा व सीखना के अंतर्गत। तो ये पहला पॉइंट क्या कहता है, अभिप्रेरणा व सीखना के अंतर्गत, अभिप्रेरणा सीखने वालों में उत्सुकता पैदा करती है। ठीक, अभिप्रेरणा जो होती है, जो सीखने वाले होते हैं उनमें एक उत्सुकता, कौतूहल पैदा करती है कि यार ये चीज़ें सीखेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये कार्य मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ क्या, तो वही उत्सुकता है। उसके लिए कोई आपका सबसे फेवरेट सीरियल आता होगा, उसके लिए उत्सुक रहते हैं कि कब आएगा, इस टाइम शुरू होता है, नागिन 1, नागिन 2 पार्ट पता नहीं कितने पार्टों में आया, उसके लिए उत्सुक बताते हैं कि शनिवार और रविवार को आएगा, तो उसके लिए उत्सुक रहते हैं कि ये 5 दिन कैसे कटेंगे, वो शनिवार रविवार। कोई क्रिकेट देखने वाला उत्सुकता उसके अंदर होगी कि इस दिन इस टीम के साथ मैच है, वो उसके लिए उत्सुक होगा। तो क्या वो अपने कार्यक्रम के लिए उत्सुक है। ठीक उसी तरह अभिप्रेरणा कहती है कि जो सीखने वाला होता है, जो चीज़ अपना लक्ष्य बना लेता है, जिस चीज़ को अपना लक्ष्य मान लेता है, उसके लिए वो हमेशा उत्सुक रहेगा, उसको पाने के लिए हमेशा उत्सुक रहेगा। अरे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को पाने के लिए उत्सुक रहते हैं,
जो हाथ से बाहर है उसके बावजूद भी उस पर हाथ पांव मारते रहते हैं, ठीक ना। दूसरा पॉइंट है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा सीखने वालों में निरंतर प्रगतिशील होती है। अभिप्रेरणा जो होती है वो क्या कहती है कि जो सीखने वाला होता है उसमें निरंतर प्रगतिशीलता के साथ वो सीखता है, निरंतर रूप से प्रगतिशील वो कार्य करता है। जो सीखने की प्रक्रिया होगी सीखने वालों में निरंतर प्रगतिशील मतलब वो कहता है कि हमको इंजीनियर बनना है, चलिए हमको इंजीनियर बनना है तो उसके लिए क्या होगा, हमको गणित की जानकारी रखनी होगी ना, तो वो गणित के प्रति रुचि उसकी रहेगी। अगर उसको इंजीनियर बनने की इस पॉइंट के तहत वो कहता है कि अगर मुझे इंजीनियर बनने का मैंने सोच लिया है, अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमको हाई स्कूल 12th में मुझे गणित लेना होगा, उसके बाद मुझे उससे रिलेटेड जो भी गणित से चीज़ें हैं उसके लिए वो कोई भी समस्याओं को, गणित से संबंधित कोई भी समस्याओं को हल करने के लिए तैयार रहेगा और उसके लिए उत्सुक रहेगा और निरंतर रूप से उस पर वर्क करेगा, जिससे क्या होगा वो एक दिन इंजीनियर बन जाएगा। अगर वो बायो पढ़ के कहेगा कि मैं इंजीनियर बनना चाहूँगा तो क्या ये संभव है? ऐसा संभव नहीं। अगर वो बायो पढ़ के कहता कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो उससे रिलेटेड पहले जो उसने लक्ष्य तय किया था वो डॉक्टर बनने के लिए उस चीज़ की प्रिपरेशन करता और वो डॉक्टर बन जाता। तो वो ही कह रहा है कि वो निरंतर प्रगतिशील है, मतलब एक लक्ष्य बना लिया, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो बार बार वो उस तरह के कार्य कर रहा है, बार बार वो कार्य कर रहा है। तीसरा है अभिप्रेरणा सीखने वालों में अच्छी आदतों व अनुशासन को अस्थायी बनाती है। ये अभिप्रेरणा ऐसी चीज है जो अनुशासन अस्थायी बनाती है और इसकी इसकी अहम भूमिका रहती है। ठीक, तो ये कहता है कि अभिप्रेरणा है सीखने वालों में एक अच्छी आदत। आप बार बार कोई गलत काम कर रहे हैं, बार बार कोई आप चाहते हैं कि हम अच्छे कार्य करें, बहुत अच्छा कार्य करें, तो वो क्या करना होगा, मोटिवेशन, कि कोई गलत कार्य कर रहा है उसको कहे कि नहीं बेटा ये कार्य ठीक नहीं है, तुम कर रहे हो ना तो इसके आगे चल के फ्यूचर तुम्हारा इतना गड़बड़ हो जाएगा, तुम ये काम करो, अच्छे कार्य करो तुम। तो वो क्या करेगा, मोटिवेशन के द्वारा वो बुरी आदतों को छोड़ के अच्छी आदतों को सीख लेगा। किस प्रकार से, वो अनुशासन को अपनाएगा और बार बार वो चीज़ें करता रहेगा, बार बार वो चीज़ें उसको मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो वो अनुशासन को भी उसके लाइफ में वो अस्थायी रूप से हो जाएगा कि यार ये तो बहुत पहले ये कहो कि हम उस समय वो काम नहीं किए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो गया था, वो फलाने ने हमको कहा, पापा ने कहा, मम्मी ने कहा, भाई ने समझाया मुझे, तब जाके ये चीज़ें आई और वो चीज़ें अस्थायी रूप से उसके जहन में, दिमाग में, मस्तिष्क में बैठ जाती है और इसमें उसकी अहम भूमिका रहती है। ये जो अभिप्रेरणा होती है इसकी अहम भूमिका, अगर मोटिवेशन नहीं रहता तो वो आज भी अच्छी आदतों का निर्माण नहीं कर पाता और बुरे संगत में फंस जाता। देखते हैं ना बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं कि दारू छुड़ाओ, दारू छुड़ाने वाला एक कैंपेन चलता है, आप उसमें जाते हैं, आप नहीं जाते हैं, मतलब जिसको भी उस तरह की लत रहती है, नशा मुक्ति केंद्र बनाया गया है तो उसको छुड़ाने के लिए वहाँ जाया जाता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, दवा दी जाती है क्या, कोई हाँ दवा दी जाती है। कभी कोई वहाँ से लौट के आया होगा तो एक बार पूछिएगा, दवा नहीं दी जाती। एक ग्रुप में बैठा के दारू के बारे में इतनी बुराई, चाहे जो भी नशा रहेगा उस नशे के बारे में इतनी बुराई कि आपका मन खुद खिन्न हो जाएगा। कभी आपको वो करने का मन करेगा तो कहेंगे,
तो उसकी जगह पर इस तरह की चीज़ें रख दी गई होती हैं कि आप उसकी जगह पर वो कोई अच्छी चीज़, कोई खाने वाली चीज़, अच्छी चीज़ रख दी गई होती है, आप उसका सेवन करना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि मोटिवेशन के द्वारा उस ग्रुप में कि वो आदमी जो नशा करता रहता है किसी भी प्रकार का, उस नशा से वो मुक्ति पा जाता है और वो क्या हो जाता है, वो मुक्ति पा जाता है। फिर उसको किसी भी चीज़ की नशा दी जाए वो नहीं करता है, क्योंकि उसके बारे में वो मोटिवेशन कहते हैं नशा मुक्ति केंद्र में इस तरह से व्यवस्थित करके उसको बताया गया होता है कि नशा कितना खतरनाक होता है अपने लिए, आर्थिक स्थिति से, परिवार के लिए, समाज के लिए। वो सारी चीज़ें सीख लिया होता है। वो ज्ञान कैसा होता है, अस्थायी होता है और वो अनुशासन में बदल जाता है। इसमें इसीलिए अभिप्रेरणा की अहम भूमिका होती है। इसके द्वारा ये कहा जाता है ना, अभिप्रेरणा के द्वारा, अभिप्रेरणा के द्वारा जो सीखते हैं वो गलत कार्यों को छोड़ सही कार्य सीख लेते हैं। जो कहते हैं कि अभिप्रेरणा के द्वारा जो भी चीज़ें सीखी जाती हैं, जो अभिप्रेरणा के द्वारा, वो गलत कार्यों को छोड़ के सही कार्यों को सीख लेते हैं। भाई क्या क्या गलत कार्य छोड़ रहा है? आप किसी की कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, किसी का प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसके साथ उसकी निंदा भी करके एक बार देखिए। अगर किसी को प्रशंसा पसंद आई और बाद में उसकी निंदा करते हैं तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे यही कहता है कि अभिप्रेरणा के द्वारा जो चीज़ सीखते हैं, गलत कार्यों को छोड़कर सही कार्य करना सीख लेते हैं। मतलब हम जो काम कर रहे हैं, हमको अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं और वो हम अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं। अगर वही गलत करना सीखेंगे तो वो भी सीख ही जाएंगे। लेकिन हम गलत के बारे में भी बताएंगे कि चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है और सही बोलना कितना सही है, सही अगर बोलते हैं तो आप कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक माध्यम के द्वारा पुरस्कार दे के बताएंगे कि पुरस्कार ऐसे दिया जाता है, इन कार्यों पर पुरस्कार दिया जाएगा। उसके साथ उसका अगर पुरस्कार इन कार्यों पे दिया जाता है, अगर वो काम नहीं करते हैं, अगर आप सही ढंग से वो कार्य नहीं करते हैं तो आपको उस चीज़ों के लिए दंड भी मिलेगा। तो अभिप्रेरणा के द्वारा जो सीखते हैं वो गलत कार्यों को छोड़ के सही कार्यों, किस रूप में गलत कार्यों को सही छोड़ के सही कार्यों में लाएंगे? भाई प्रशंसा करेंगे, प्रशंसा, उसकी निंदा नहीं करेंगे। ठीक, हम कहेंगे पुरस्कार देंगे, उसके लिए दंड का विधान नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे कार्यों के लिए। और लास्ट वाला पॉइंट, अभिप्रेरणा सीखने वालों में समाज सेवा की भावना विकसित करता है। जो सीखने वाले होते हैं अभिप्रेरणा के द्वारा समाज सेवा की, समाज में अच्छे अच्छे कार्य करने के, पहले वो ठीक से कार्य नहीं कर पाते थे तो किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं। कोई सबसे पहले आप बीएड, बीटीसी, डीएलएड वगैरह नहीं किए थे तो आपके पढ़ाने की स्किल क्या थी, कुछ और थी। लेकिन जैसे आप किसी चीज़ का प्रशिक्षण लेते हैं, आपके अंदर और शार्पनेस और बेहतर तरीके से उसी शिक्षण का कार्य करते हैं। आप प्रशिक्षण नहीं लिए रहते हैं, उसके पहले पढ़ाते हैं और प्रशिक्षण लेने के बाद पढ़ाते हैं, तो दोनों में अंतर आ जाएगा, दोनों में स्किल में आपको अंतर नजर आएगा। ठीक, तो ये कहता है कि अभिप्रेरणा जो सीखने वालों में, भाई बहुत सारे लोग दूसरे को देख के सीख लेते हैं, तो ये समाज सेवा की भावना को भी विकसित करता है। भाई ये हमारा लीडर बहुत अच्छा कार्य करता है तो हम भी इसी की तरह लीडर बनेंगे। कहते हैं ना, किसी न किसी का कोई ना कोई आइडियल होता है और उसको आइडियल मान के वो कार्यों को आगे बढ़ाता है। तो यहाँ समाज सेवा का भावना में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप किसी राष्ट्रहित, अपने राष्ट्र हितों को ध्यान में रख के कार्य करेंगे, किसी के व्यवहार को ध्यान में रख के कार्य करेंगे, अपने समाज को देख के हितों के क्या रखेंगे। तो किसके माध्यम से? अभिप्रेरणा के माध्यम से। जो चीज़ें आपने जिस रूप में सीखी हैं और आपको देखते, सुनते, समझते, आइडियल बना के किसी न किसी को समझ के
वो आप अभिप्रेरित होते हैं, उससे बराबर अभिप्रेरित होते हैं और स्वतः पुनर्लाभ आप लेते रहते हैं। इसीलिए अभिप्रेरणा सीखने वालों में समाज सेवा की भावना पैदा किया जा सकता है इस माध्यम से। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। और अभी तक जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, एक बार और कह रहा हूँ, बार बार यही कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं हमारी बात। आपके लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो धन्यवाद।